नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड हमारी बात चल रही थी और मैं बात कर रहा था ब्रेटन वुड सिस्टम की। मैंने एक बहुत स्पेशल आपसे बात कही थी और बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आपको ध्यान में रखना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो महामंदी आई, इसके पीछे का बड़ा कारण था, वो कारण था राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई राष्ट्रवादी नीतियां, व्यापार प्रतिबंधित व्यवस्थाएं, विनिमय कंट्रोल सिस्टम, पूरी तरीके से लेन देन को कंट्रोल कर दिया गया था और देशों ने मूल्यह्रास का सहारा लिया, खासतौर से अपनी मुद्रा के मामले में, और जिसके कारण एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो गया जिसको हम ट्विन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। दोहरा क्राइसिस था और वो था बैंकिंग और मौद्रिक संकट पैदा हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ये स्थिति पैदा होने लगी और खासतौर से अटलांटिक चार्टर, जिसकी बात मैं आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की मैं कर रहा था, उसके बाद दो बहुत बड़े अर्थशास्त्री, मैं अर्थशास्त्री दोनों को इसलिए कह रहा हूं कि इसमें अर्थशास्त्री एक ही था, जॉन मैनार्ड किन्स, यूके के दिग्गज अर्थशास्त्री थे और वित्त मंत्रालय के अवैतनिक सलाहकार थे, जिनका यह मानना था कि वित्त जो है वो समाज का सेवक है, धन है वो समाज का स्वामी नहीं है। हस्तक्षेपवादी नीति के समर्थक थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट एक उग्रवादी और पूर्व शिक्षाविद था, खासतौर से उग्रवादी तो नहीं कह सकते उसको, ये कहें कि मतलब एक अति राष्ट्रवादी व्यक्ति, और राजकोष का उस समय खासतौर से मुख्य सलाहकार हुआ करता था वित्त मंत्रालय का, नाम था हैरी डेक्स्टर वाइट। हैरी डेक्स्टर वाइट ने उस समय की स्थिति को देखा और खासतौर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई महामंदी को देखा, जिसके पीछे उनको तीन बातें बहुत स्पेशल लगी। एक तो ये लगी किन्स जैसे लोगों को कि मुक्त व्यापार जो है, यानी एडम स्मिथ, रिकार्डो माथलस जैसों की जो नीतियां थी वो कहीं न कहीं महामंदी का कारण बनी। दूसरी बात, वित्तीय विनियमन ठीक तरीके से नहीं था और देशों ने अपने तरीके से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, बाजार को ध्यान नहीं रखा, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुद्रा का अवमूल्यन किया। सरकार का उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण था नहीं और जिसके कारण पूरी तरीके से व्यवस्था है वो ठप हो गई और इसके कारण दो प्रकार की प्रॉब्लम, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम आई वो मंदी के रूप में आई और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो संधियां जो पहले वर्साई की संधि जिसको आप कहते हैं, उसने एक दुनिया के अंदर एक नया संकट पैदा कर दिया, नई आइडियोलॉजी पैदा कर दी। सीधी सी बात है, होना ही होना था, यदि शोषण बढ़ता है तो ऐसी सोच पैदा हो जाती है जिसको हम नाजीवाद और फांसीवाद कहते हैं। 1930 की महामंदी और उसके बाद की ये स्थिति जो पैदा हुई, जिसके कारण उच्च लेवल का टैरिफ निकला, लोगों ने जबरदस्त टैक्स लगाए, प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से मुद्रा का ऐसा अवमूल्यन किया कि जर्मनी के बारे में कहा जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि लोग थैला भर के पैसे लेकर जाते थे और जेब में आलू लेकर आते थे। भेदभावपूर्ण तरीके से प्रतिस्पर्धी गुट पनपे, जिनको धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र कहा जाने लगा और बाद में आपको पता है ये धीरे धीरे आगे जाकर जब धुरी राष्ट्र खत्म हो गए, ये निहार गए, तो उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र थे उनमें आइडियोलॉजिकली फिर एक गैप हुआ जिसको आप कहते हैं शीत युद्ध। किन्स और वाइट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देखा और उन्होंने आपसी विचार विमर्श से लगातार 2 साल तक बैठकें की। 1942 से लगाकर 1944 तक उन्होंने बैठकें की और बैठक करने के बाद में विद्यार्थियों 21 अप्रैल 1944 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि हम
ब्रेटन वुड यानी अमेरिका के अंदर न्यू हैम्पशायर स्टेट जो है उसके अंदर ब्रेटन वुड जगह पर एक सम्मेलन बुलाया जाए और उस सम्मेलन के अंदर सभी देश मिलकर एक ऐसा निर्णय करें जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। खासतौर से संयुक्त राष्ट्र बना नहीं था, मगर वो देश जो इस पॉलिसी को मान रहे हैं, तो इसको लेकर एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र यूएन मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। और इसी सम्मेलन का ही दूसरा नाम था विद्यार्थियों ब्रेटन वुड सम्मेलन, क्योंकि ब्रेटन वुड में हुआ था। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि 44 देशों ने भाग लिया और इनके 730 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ये प्रतिनिधि एक जगह बैठे इस पर डिस्कस करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, आने वाले टाइम में हमारी मौद्रिक और वित्तीय नीति क्या होनी चाहिए। खास उनकी बात यह थी कि किस प्रकार से व्यापार, पूंजी और विनिमय को लेकर जो प्रॉब्लम है, लेन देन, इसका समाधान कैसे किया जाए ताकि दुनिया के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था, एक नई प्रकार की मौद्रिक नीति को स्थापित किया जा सके। यह सम्मेलन ब्रेटन वुड जगह पर हुआ था, इसलिए इसको ब्रेटन वुड सम्मेलन ही कहते हैं, मगर वास्तव में इस सम्मेलन का नाम था, वो था मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र। ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर स्टेट का हिस्सा है अमेरिका के अंदर। उसके अंदर एक होटल का नाम था जिसका नाम था माउंट वॉशिंगटन होटल, उसके अंदर ये बैठे। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल आए। यूएस की ओर से प्रतिनिधि मंडल भाग लेने वाला व्यक्ति था, वो था व्हाइट, और यूके की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे किन्स। ऐसे भारत से भी गए, भारत भी इसमें संस्थापक सदस्यों में था। तो भारत की तरफ से जो व्यक्ति वहां गए थे उनका नाम था विद्यार्थियों सर जेरेमी रेइसमैन। इंडिया की तरफ से याद रखना जरूरी है, सबका नाम याद नहीं है। रेइसमैन और दूसरे थे केसी नियोगी। समझ रहे हैं? आप कहेंगे दो क्यों लिखे मैंने, क्योंकि आपको अच्छी ऐसे उसके बाद में जब चार्टर पर साइन करने की बात हुई थी उस समय जॉन मथाई ने साइन किए थे। जो आर्टिकल जो ऑफ एग्रीमेंट्स था, जो समझौता हुआ जिसके आधार पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक स्थापित किए गए, उस पर साइन करने वाले व्यक्ति का नाम जॉन मथाई था, जो बाद में वित्त मंत्री बने। और केसी नियोगी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। यह सम्मेलन जो हुआ था विद्यार्थियों, यह हुआ था 1 जुलाई से लगाकर 22 जुलाई 1944। 22 जुलाई को इस चार्टर एक एक्सेप्ट किया गया जिसको कहा गया आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, और इसके अंदर 29 आर्टिकल थे जिसकी मैं आगे बात करूंगा। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने आया हूं आईएमएफ, वो आईएमएफ से रिलेटेड है। आईएमएफ अपने आप में भले ही यूएनओ के साथ जुड़ी हुई संस्था है, परंतु उससे अलग है। अपना अधिकार, अपना वित्तीय नियंत्रण सब कुछ अलग रखती है, उसकी स्थिति एकदम ऑटोनॉमस की तरह अलग है। तो इस चार्टर पर जो साइन करने वाले व्यक्ति थे भारत की ओर से, वो जॉन मथाई थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत ने साइन किए। मगर ऐसा है कि आजकल सवाल पूछने के तरीके इसलिए बदल गए हैं, इसलिए मैं कई बार सोचता हूं कि इस प्रकार की बात कह लेना ज्यादा ठीक रहता है। अब एक सवाल है कि साहब इसके पीछे उद्देश्य क्या था? 3 बातें थी। किस प्रकार से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए,
व्यापार मुक्त बढ़ावा देने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जो एक देश से दूसरे देश के बीच में आयात निर्यात को लेकर जो टैरिफ लगता है, ट्रेड टैरिफ जो होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय, जिसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये सोचा गया था, मेरा कहने का मतलब बना नहीं है, आईटीओ बना नहीं। आपको पता है कि आईटीओ बन नहीं पाया, और आईटीओ की जगह पर हमने यहां पर व्यापार को लेकर एक एग्रीमेंट कर पाए, जिसको हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं। ऐसे ही विद्यार्थियों पूंजी को लेकर भी, पूंजी खासतौर से उन देशों के लिए ज्यादा जरूरत थी जो युद्ध के दौरान टूट गए, या फिर वो देश जो विकासशील है, नव स्वतंत्र है, अविकसित देश है, उनके लिए पूंजी निवेश कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, ये बहुत बड़ी बात थी। और इसके लिए ये सोचा गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बैंक बनाई जाए जिसका नाम होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड IBRD, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बाद में अपन वर्ल्ड बैंक कहने लगे। आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 संस्थाओं का समूह है, अलग से मैं पढ़ाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट संस्था थी ये विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन। आप कहेंगे साहब एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या आती है? 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो ये आती है कि आप किसी देश में माल भेज रहे हैं तो वहां की मुद्रा आपको चाहिए जो आपके देश में काम नहीं करती। वो तो देश वही मुद्रा देगा, मगर वो आपके देश में काम नहीं करती, तो मुद्रा का एक्सचेंज कैसे हो? दूसरा, एक्सचेंज की रेट क्या हो? भाई एक्सचेंज रेट का मतलब समझते हैं? एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, विनिमय दर का मतलब होता है भारत का एक देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा के बीच में आपसी विनिमय की जो रेट है, जैसे मूल्य जो बोलते हैं, वो विनिमय दर कहलाती है। यानी 1 रुपया, 1 डॉलर आपको चाहिए तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, या 1 डॉलर आपके पास है आप देंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, उसको विनिमय दर कहते हैं। और विनिमय की प्रॉब्लम को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। यह मूल संस्था थी, और 2 ही संस्थाएं अस्तित्व में आई। मैंने आपसे कहा कि यह संस्था अस्तित्व में नहीं आई, केवल 2 ही आई, इसलिए इनको कहते हैं विद्यार्थियों ब्रेटन वुड की 2 जुड़वा संतानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों संतानें। मूल संतान यह है, और जब इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर आपको पता हो तो वर्ल्ड बैंक भी के मेंबर भी बैठते हैं, और यह शर्त भी है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो आपको IMF का मेंबर होना चाहिए। IMF का मेंबर नहीं है तो आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर नहीं बन सकते। यह खास बात होती है, जिसकी बातें अपन आगे एक एक करके करेंगे, तब बात करें। अब मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड की, ब्रेटन वुड पे मैं बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुका हूं, इसलिए मेरी ख्याल से ब्रेटन वुड पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मगर कुछ चीजें बैकग्राउंड आपको ध्यान रहेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। सवाल यह है कि साहब इसका क्यों बुलाया गया? मूल उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को तैयार करना। क्या उद्देश्य है? वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को तैयार करना, मूल उद्देश्य यह है। और इसके लिए एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था की जाए, ऐसी संस्था बनाई जाए जो संस्था इस चीज की देखरेख करे, निगरानी करे, तकनीकी सहायता दे, सलाह दे, सीधी सी बात है, उसका नियंत्रण हो। यह टारगेट बनाकर यह सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का पूरा खर्चा वगैरह देखने का प्रभार पूरा का पूरा विद्यार्थियों था, अमेरिकी वित्त विभाग के पास था, और उस समय अमेरिका के वित्त मंत्री हुआ करते थे हेनरी मॉर्गेनथाउ जूनियर। तो हेनरी मॉर्गेनथाउ जूनियर जो हैं वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अध्यक्ष थे। आपको कभी पूछ ले, जनरली ध्यान रहे तो विद्यार्थियों हेनरी मॉर्गेनथाउ जो हैं इसके अध्यक्ष थे, और इसके सलाहकार जो थे वो वाइट थे, तो इसलिए वाइट भी बैठे, ठीक है ना। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर मूल बात तो एक बात तो यह थी कि मौद्रिक प्रणाली को तैयार करना, खासतौर से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था, इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजिम बनाना।
दूसरी बात यह थी कि उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए। उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, लिबरल इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, लीटो। ये खास बात है, क्योंकि जो लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, खासतौर से सब्जेक्टिव भी पढ़ो तो आपकी लैंग्वेज बढ़िया है तो आप सीधी सी बात है आप अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और इन कामों के लिए आपको संस्थागत व्यवस्थाएं करनी थी। अब संस्थागत व्यवस्था में एक बात मैं आपको बहुत स्पेशली बता दूं कि किन्स और व्हाइट के बीच में कोई सहमति थी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किन्स अपने आप में एक अलग आइडियोलॉजी रखता है, सकारात्मक उदारवादी व्यक्ति, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है। दूसरी तरफ व्हाइट जैसे व्यक्ति हैं, जो बड़ी बात यह है कि एक तरह से यह सोचिए कि नग्न व्यक्तिवादी है, मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और बाजार व्यवस्था पर भी विश्वास करता, इससे बाहर वो देखता ही नहीं। और अमेरिका पागल क्यों था इस मामले में, क्योंकि उस समय अमेरिका की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा किसी देश को फायदा हुआ तो वो फायदा हुआ अमेरिका को, और दूसरे नंबर पर फायदा हुआ तो हमारे जैसे देशों का हुआ जो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि उपनिवेशी देश थे उनके कमर टूट गए। तो क्लियर बात है, जो ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देशों ने उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया, मगर अमेरिका ने तो युद्ध में मजे लेने वाला था। 1942 तक तो वो युद्ध में ही शामिल नहीं हुआ, और जब 1942 के बाद वो युद्ध में शामिल हुआ तो भी उसकी धरती पर तो युद्ध लड़ा नहीं गया। युद्ध लड़ा गया, वो लड़ा गया एशिया और यूरोप की धरती पर, तो नुकसान तो इन देशों ने भुगता। दूसरी बात, सेना लड़ रही थी या जो सिस्टम था मिलिट्री, वो पूरा तरीके से वेस्टर्न था, ना तो लैटिन अमेरिकन था, ना एशियाई था, ना अफ्रीकन था। भाई क्लियर बात है, तो नुकसान क्या होना है। अमेरिका ने तो माल बेचा और पैसे कमाए, और उस समय आपको पता है पैसे का मतलब क्या था, पैसे का मतलब गोल्ड था। क्लियर बात है, गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड से अमेरिका के पास इतना सोना चला गया, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का 2/3 गोल्ड अमेरिका के पास चला गया। तो जब 2/3 गोल्ड किसी देश के पास हो दुनिया का, तो आप सोचिए उसके अंदर तो पागलपन आना ही आना है। उसकी सोच भी अलग तरह की होगी, वो मुक्त व्यापार का ही सोचेंगे। वो क्यों सही सोचा? हाँ, किन जैसे देशों ने ये जरूर कहा था, भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका को एक और मंदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य देशों के भुगतान संतुलन में उन्हें जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा और उन्हें बीच का मध्यम रास्ता खोजना पड़ेगा। ठीक है, मानना नहीं मानना अलग बात है, और अमेरिका को महामंदी का सामना करना पड़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। किन्स ये सोचते थे, यहां पर ये सोचते थे, मैं आपको बता दूं, जनरली संस्थागत व्यवस्था में ये सोचते थे कि अंतरराष्ट्रीय एक क्लियरिंग यूनियन बनाई जाए, एक बैंक बने, और वो बैंक क्या करेगी कि प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। एक बैंकर होगा, बैंक होगा, जिसको हम क्या करेंगे, उसकी ऋण सीमा तय कर लेंगे और 26 मिलियन डॉलर उसका हम फंड रख देंगे, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहेगा, और असंतुलन की स्थिति में उसको हस्तक्षेप करने का भी अधिकार होगा। इस प्रकार की बात सोच रहे थे। दूसरी तरफ व्हाइट जैसा आदमी यह सोच रहा था कि नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण आयोग बनाया जाना चाहिए, कोष फंड बनाया जाना चाहिए, जिसके पास में फंड हो वो 50 लाख डॉलर हो और सोने से वित्त पोषित हो, वो क्लियर बात है गोल्ड से, और मुद्रा जारी करने का उसके पास अधिकार। अब दोनों बातों को आमने सामने थे, एक जैसी तो थी नहीं, तो बाद में दोनों ने मिलकर यह तय किया कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाते हैं जिसका काम होगा लोगों को विनिमय की प्रॉब्लम, मूल बात जो विनिमय है, मौद्रिक समस्या है, उसके समाधान के लिए। और दूसरा हम एक संस्था बनाते हैं, एक तो बनाते हैं IMF, ये संस्था जिसका काम है विनिमय, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन देना और निगरानी रखना
तकनीकी रूप से सलाह देना, ये काम ये करेगा। एक तो ही है, मूल ही है। दूसरा, जो विकासशील देश है उनके लिए हम बैंक बना देते हैं, एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक बैंक बना देते हैं। ये बात सोची गई। बीच में कॉल आ जाता है तो मिस्टेक हो जाती है कई बार, पर ज्यादा इतना सोचने जैसी कोई बात नहीं है। अब देखो, आईएमएफ की अपन बात करेंगे आज, और ये बात करेंगे अपन अगली क्लास में। ब्रेटन वुड की बात मैं कर चुका हूं। ब्रेटन वुड से कौन सी संस्थाएं अस्तित्व में आई तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसका मूल काम क्या है? इसका काम है भुगतान संतुलन को बनाए रखना और अल्पकालीन ऋण देना और विनिमय दरों पर निगरानी रखना। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो विकासशील देश हैं और अन्य देश हैं उनको ऐसा ऋण देना ताकि वो देश संभल सके, पुनर्निर्माण किया जा सके, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किसका रिकंस्ट्रक्शन? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्थिति खराब हो गई और जो देश विकासशील है उनके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना, अर्थात दीर्घकालीन लोन देना। अब यहां यह तय करना था कि विनिमय प्रणाली तय करने के लिए आईएमएफ क्या तरीके अपनाएगा। तो 29 देशों की मुद्रा उस समय जिन्होंने साइन किए, जो आपको बताऊं 22 जुलाई को जिन्होंने साइन किए, यह तय हुआ कि उस मुद्रा को हम यूएस डॉलर के साथ समायोजित करेंगे और यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ, और गोल्ड के साथ करके हम एक ऐसी मुद्रा व्यवस्था स्थापित करेंगे, ऐसी मौद्रिक व्यवस्था होगी जो स्थिर होगी, स्थिर मुद्रा दर स्थापित कर देंगे। अर्थात पहले मूल आधार बनाएंगे हम गोल्ड को, गोल्ड के आधार पर हम तय करेंगे डॉलर की रेट को, और डॉलर के आधार पर हम करेंगे अन्य देशों की जो करेंसी है उसको हम इसके आधार पर तय कर लेंगे। आप कहेंगे सर ये बात हमें समझ में नहीं आती कि आप कैसे स्थिर करोगे, इसकी दर को स्थिर करने का तरीका क्या होगा। तो बड़ा सिंपल बता दूं, गोल्ड में यह मायना रखा गया, एक तय किया गया कि भाई $35 जो होगा उसमें यह माना जाएगा कि वो 1 आउंस गोल्ड के बराबर है। आउंस का मतलब यह होता है, विद्यार्थियों क्लियर बात आपको बता देता हूं कि जो गोल्ड 31 ग्राम है, 31.10 जो ग्राम है, 10, और इससे आगे बढ़ाना चाहो तो भले 35 कर लो, मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने ग्राम गोल्ड की जो रेट होगी वो रेट $35, यानी इतना गोल्ड कोई देगा तो उसको क्या मिल जाएगा? $35 मिल जाएंगे। और $35 कोई देगा तो उसे क्या मिल जाएगा? इतना गोल्ड मिल जाएगा। यह गारंटी कौन दे रहा है? यह गारंटी यूएस दे रहा है। यूएस कह रहा है स्थिर विनिमय दर होगी, स्थिर विनिमय दर, फ्लोटिंग नहीं चलेगी, अस्थिरता नहीं, स्थिर विनिमय दर कर देंगे। तय है, ये फिक्स कर देंगे, फिक्स। अब बात रही इन के दूसरे देशों की करेंसी, जो 29 कंट्रीज और तुरंत साइन किए, बाद में जो मेंबर बनेगा वो बात अलग है। तो जैसे मान लीजिए मैं रुपये की बात करूं तो यह तय हुआ कि $1 जो होगा, $1 जो होगा वो भारत के रुपए के हिसाब से ₹3.30 का होगा। यानी ₹3.30 दे दीजिए तो आपको $1 मिल जाएगा। इंडिया ऐसे कैसे सभी देशों को कर दिया गया। इस सिस्टम को क्या कहते हैं विद्यार्थी? इनको कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर दर व्यवस्था, एक स्थिर विनिमय, ये लिख दो, विनिमय लेन देन एक्सचेंज दर व्यवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ब्रेटन वुड्स सिस्टम की, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ये काम कर लिया गया।
अब एक बात मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इसमें इन देशों को एक छूट दी गई कि ये जो करेंसी है डॉलर और अपने देश की, क्योंकि देखो क्लियर बात है, आपको यदि कोई कुछ भी लेना है, अमेरिका से यदि कार लेनी है और वहां पर आपको यदि कार लेने के लिए $1000 देने हैं, तो यहां आपको क्लियर बात है $1000 का मतलब यह होगा कि आपको यहां पर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3,30,000। नहीं, 3,30,000 क्या, 1000 का मतलब हो गए 33,000 रुपए दे दो, आपको $1000 की कोई गाड़ी मिल जाएगी, मोटरसाइकिल लेनी अमेरिका से मिल जाएगी। मगर यहां इस देश के अंदर इस करेंसी को यह तय किया गया जोड़ते वक्त कि भाई यहां पर जो वहां की केंद्रीय बैंक है, यानी आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक है, उसकी केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक जो है, इसको 1% समायोज्य कर सकती है। 1% समायोज्य का मतलब है ऊपर नीचे कर सकती है अपने हिसाब से। तो दूसरे देशों की डॉलर के साथ में दूसरी करेंसी थी, यहां पर समायोज्य था, इसलिए मैं इस विनिमय के साथ एक शब्द जोड़ दूं, समायोज्य, एडजस्टेबल काम रखा गया। 1% ऊपर नीचे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस देश की जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसको उसी अनुपात में इसके अंदर वोट का अधिकार होगा, इसके अंदर वोट का अधिकार, जैसी उसकी स्थिति होगी। स्थिति तय करने का यह तरीका होगा कि उस देश के किस प्रकार की वहां की जीएनपी क्या है, विश्व व्यापार के अंदर उसका अंश क्या है, और खास तौर से उस देश के पास में गोल्ड का स्टॉक कितना है। इस आधार पर मतदान अधिकार को हम तय करेंगे। यह बात आईएमएफ ने को देखनी थी, निगरानी पूरी तरीके से आईएमएफ को करनी थी और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से स्थिर हो गई थी। यह बहुत बड़ी मिस्टेक थी अमेरिका की। ऐसा नहीं है कि आप देखें कि अमेरिका के लिए क्यों, क्योंकि यहां पर हमने तो मुद्रास्फीति हम बढ़ाएंगे, क्लियर बात। एक बात मैं आपको बताऊं, हम रुपये मुद्रास्फीति हुई हमारी कब हुई? सबसे पहले 1948, राइट, स्वतंत्रता के बाद पहली बार हमने रुपए की वैल्यू गिराई। तो हमने रुपये की वैल्यू गिराकर कर दिया, मान लीजिए ₹4.48 कर दिए। तो क्या हुआ? डॉलर का गोल्ड के साथ जो रेट है वो तो वो की वो रहेगी, स्थिर कर दी, वो तो वो की वो रहेगी। यहां समायोज्य यहां हो रहा है, तो आप इस रेट को गिराकर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। भाई चीज सस्ती हो जाएगी ना, क्लियर बात है। और क्या हुआ? चीज सस्ती हो जाएगी। और देशों ने यही किया, अपने वहां पर जो है रुपये का अवमूल्यन किया, अपने वहां पर जो रुपया था, जो भी उनकी करेंसी थी, उसका अवमूल्यन किया। और धीरे धीरे डॉलर जब उनके पास एकत्रित होने लगा तो अमेरिका को भी मजबूरी में 1960 में डॉलर का अवमूल्यन करना पड़ा, फिर 1968 में करना पड़ा, फिर 1971 में। मगर डॉलर का, आप डॉलर की वैल्यू गिराओगे, डॉलर की वैल्यू गिराओगे तो भी रेट तो वही वो रहनी है। अब ये डॉलर भारत के पास आ गया, आपने डॉलर की वैल्यू गिराई, तो भारत वापस डॉलर के बदले डॉलर नहीं गोल्ड मांग लेगा। और ऐसा भारत के पास तो वो स्थिति नहीं थी, मगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे देश थे जैसे जर्मनी, जबरदस्त मुद्रा उन्मूलन करने के बाद में उन्होंने उनसे गोल्ड मांगा। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस, 1971 आते आते स्थिति ऐसी बनने लगी, मैं आपको बताऊं, स्थिति यह बनी कि निक्सन साहब को यह पता चला, अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि ब्रिटेन और फ्रांस इस बात की तैयारी में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी अपना यहां पर जो गोल्ड है उस, भाई वो सीधी अब फ्रांस यहां से यदि $35 इनको देंगे तो इनको तो देना ही देना है गोल्ड, इतना गारंटी दे रखी है। और वो अपने डॉलर को, वहां की जो रिजर्व मुद्रा है, डॉलर है, उस डॉलर को वो किस में बदलना चाहते हैं? गोल्ड में बदलना चाहते हैं। अब रुपये का अवमूल्यन हुआ, गोल्ड का थोड़ी, गोल्ड तो वही तो वस्तु है, वैसे के वैसे रहनी है। दूसरी बात, यूरोप के अंदर अमेरिका ने जबरदस्त शीत युद्ध के दौरान इन्वेस्ट किया,
1946 के अंदर अमेरिका का घाटा था 5.8 अरब डॉलर, जो 1947 में जाते जाते हो गया 7.5 अरब डॉलर। और दूसरी तरफ आपको शीत युद्ध जब पढ़ाया तब मैंने मार्शल योजना पढ़ाई थी। मार्शल योजना के तहत जो 13 अरब डॉलर यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने जो सहायता दी, वो पैसा यूरोप में था। और वो पैसा जब डॉलर में होगा तो अमेरिका के तो खजाने खाली हो जाएंगे भाई, क्लियर बात है। अमेरिका के खजाना क्या, डॉलर ही तो है, डॉलर तो खाली हो जाएगा। जो मुर्गी पहन रखी थी उसने, वो मुर्गी तो अब निकलनी है। अमेरिका को ये लगने लगा कि स्थिति खराब है, और जर्मनी, जो पश्चिमी जर्मनी उस समय था, उसकी मुद्रा थी डाइचे मार्क, उसका जबरदस्त प्रभाव होने लगा। नीदरलैंड शामिल हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इसकी तैयारी करने लगे कि डॉलर को सोने में बदलने की योजना बनाने लगे। निक्सन को इंफॉर्मेशन मिली कि काम गड़बड़ होने वाला है। निक्सन ने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, और 13 अगस्त 1971 को निक्सन ने मूल्य और वेतन पर नियंत्रण लागू कर दिए, और करते हुए उन्होंने विदेश, सीधी सी बात है, केंद्रीय बैंक को यह क्लियर कर दिया, जो सोने को बदलने की जो खिड़की थी, गारंटी दे रखी थी उसने, ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत ये गारंटी थी, ये गारंटी विद्यार्थियों उसने वापस ले ली। उसने कहा कि हम अब सोने की खिड़की बंद कर रहे हैं, हम किसी रूप में, किसी भी रूप के अंदर हम आपको डॉलर के बदले गोल्ड नहीं देंगे। और दूसरा, आयात पर उन्होंने 10% अधिभार और लगा दिया, सरचार्ज और लगा दिया। यानी 1971 के अंदर विद्यार्थियों, डॉलर का सोने में जो परिवर्तनीयता थी, मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं निक्सन शॉक। निक्सन ने दिया झटका, दुनिया की मार्केट को निक्सन ने झटका दिया। कब? 1971। 1971 में निक्सन ने यह घोषणा की क्या की कि डॉलर की गोल्ड में जो परिवर्तनीयता है, ये हम नहीं करेंगे। यही तो ब्रेटन वुड सिस्टम था। अर्थात जो ब्रेटन वुड सिस्टम था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। कब? 1971। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम एक और बहुत बढ़िया हुई। अब देखो मेरी बात, अमेरिका को कोई ऐसा नहीं है, हम केवल राष्ट्रवादी होकर सोचे तो बहुत अलग बात। अमेरिका के पास जो 2/3 गोल्ड था, वो गोल्ड यूरोप की तरफ चला गया, और जाने लगा कि अमेरिका ने ये सिस्टम एक्सेप्ट किया, और उस हिसाब से अमेरिका को काम करना था। और अमेरिका जो है वो इस पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने में विफल रहा, क्लियर बात है। तो ब्रेटन वुड जाना ही जाना था भाई। ठीक है, अमेरिका ने बहुत कुछ कमाया, ये बात ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका ने जो भी कमाया उसका मुख्य कारण था कि सैन्य, जिसको सैन्य किन्सियनवाद कहते हैं, मिलिट्री अस्त्र शस्त्र बेचे। शीत युद्ध के दौरान यूरोप के मिलिट्रीकरण किया, सैन्यकरण किया उसने, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वहां पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। मगर इन्वेस्टमेंट अंततः झटका तो उनको ही देना है भाई, पैसा तो आप डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर, और स्थिर व्यवस्था को झटका लगा। दूसरा, एक 1960 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था विद्यार्थियों, जिसका मुख्यालय वियना में है, आपको पता हो तो, ओपेक, एक्सपोर्ट कंट्री जो है ऑयल की। और क्लियर बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये उन देशों का समूह है जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, और 80% ऑयल इनके पास है। वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए, तो उनको क्या चाहिए? गोल्ड। और यहां से जो भी तेल निर्यात इन देशों को किया गया, यूएस, जो भी देशों को, वहां से उनके पास जबरदस्त। आज आप देख लो सऊदी अरेबिया के पास कितना गोल्ड है, कोई वहां पैदा निकलता तो खाने थोड़ी है वहां, क्लियर बात है, वो तेल का मालिक है, तेल का मालिक है, और तेल के मालिक के रूप में उसने जबरदस्त काम किया, जबरदस्त तरीके से।
अमेरिका ने इसको कहते हैं ऑयल शॉक, 1973 के अंदर इसको झटका दिया, फिर मंदी। अंततः 1976 के अंदर विद्यार्थियों जमैका में एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर ब्रेटन वुड सिस्टम जो स्टेब्लिश किया गया था, उस ब्रेटन वुड सिस्टम को पूरी तरीके से औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। और जो इस ब्रेटन वुड सिस्टम का मतलब क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम का मतलब है स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो थी उसको बदलकर अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में ले आए, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अब हम नहीं चला सकते, और ये काम खत्म हो गया। यानी जो ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म कहां हुआ, तो आपको यहां ध्यान रखना है, क्योंकि गोल्ड में परिवर्तनीयता खत्म, ये शॉक लगा। और बाद में फॉर्मल जो एक तरह से आप समझे कुछ था भी नहीं, वो प्रॉब्लम जो है फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी यहां हो गई, और यहां फॉर्मेलिटी होते ही काम खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम। जो व्यवस्था पूरी तरीके से व्यापक चालू खाते की परिवर्तनीयता का जो काम शुरू हुआ था 1958 में, जाते जाते सब जगह ऐसा काम शुरू हो पाया, और वो 1971 में आते आते 1944 से लगाकर 1971 तक के बीच का समय ब्रेटन वुड सिस्टम कहलाता है। इस दौरान मैंने कहा ब्रेटन वुड की दूसरी बात एक थी कि 2 कमीशन, उसमें एक कमीशन, ऐसे 3 आयोग बनाए, मैंने आपसे क्लियर कह दिया। एक का नाम था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आयोग, जिसके हेड बनाए गए थे ब्रेटन वुड के अंदर, हेड बनाए थे हैरी डेक्स्टर व्हाइट। दूसरा था अंतरराष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक आयोग, जिसके हेड बनाए गए थे जॉन मैनॉर्ड किन्स। और तीसरा एक आयोग और बनाया गया था जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग एवं अन्य साधनों पर आयोग, जिसके हेड बनाए गए थे एडुआर्डो सुआरेज। सुआरेज का नाम बहुत अच्छी तरीके से आपने सुना होगा, उनको उसका हेड बनाया गया था। और 2 संस्थाएं अस्तित्व में आ पाई, एक IMF आई और एक वर्ल्ड बैंक आई। अब आज जो अपने बात करने वाले हैं, जो चीज बात करने की जरूरत है वो है IMF और वर्ल्ड बैंक की। मैं IMF और वर्ल्ड बैंक से पहले थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। प्रेजेंट टाइम में सिस्टम कैसा है, एक्सचेंज रेट जो था, एक्सचेंज रेट कैसी थी, एक क्लियर बात मैं यहां चेंज करूं। ब्रेटन वुड सिस्टम के द्वारा कैसी स्थिति पैदा हो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। किसका विनिमय करना है, एक्सचेंज किसका करना है, यानी फिक्स्ड, इंग्लिश में लिख दूं एक्सचेंज रेट रिजिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान रखना। इसका मतलब यह व्यवस्था जो थी, इसमें मैंने आपसे कहा ये समायोज्य थी, और इस समायोज्य करने का काम करती थी, ये कौन करती थी, सरकार। सरकार का मतलब मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। कब यह व्यवस्था स्थापित हुई, 1944 में, चलती रही। अमेरिका में 1971 तक चली, और हम तो चलाते रहे, क्योंकि हम तो आपको पता है वही सिस्टम पर काम करने वाले लोग थे, चलता रहा। और बाद में जब झटके झेले 1990 वगैरह में, जब गोल्ड आपका MIF में चला, गोल्ड आपको पता है क्या हुआ था, चंद्रशेखर की सरकार के समय में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। तो 1992 तक अमेरिका में, तो 1971 तक चला, मगर अब भारत जो है, इंडिया 1992 तक ये करता रहा, ये सिस्टम चलता रहा, चल रहा है। RBI का नियंत्रण था, सीधी सी बात है, कंट्रोल, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम गवर्नमेंट से चलता। एक्सचेंज का मतलब तो जानते हैं ना, एक्सचेंज का मतलब है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में क्या कीमत है, $1 कितने रुपए में मिलेगा, समझ में आ रही बात, चेंज कितने में होगा, डॉलर, और डॉलर के मुकाबले रुपए की रेट, रुपए के मुकाबले डॉलर की रेट क्या है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रुपए डॉलर का, बाकी हर एक देश की अपनी मुद्रा, वो काम करे। इसके जगह पर क्या व्यवस्था आ गई, ये ब्रेटन वुड सिस्टम था। ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हो गया तो कौन सी व्यवस्था आई, उसको कहते हैं विद्यार्थियों फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
आप कहेंगे आपकी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, फ्लोटिंग का मतलब तैरती हुई, परिवर्तनशील। तैरती हुई का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मुद्रा जितनी जरूरत है, मांग होगी, उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अर्थात मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर चलेगी। मांग और पूर्ति का सिद्धांत, मांग पूर्ति के सिद्धांत का मतलब हुआ बाजार सिस्टम चलेगा। बाजार सिस्टम, बाजार व्यवस्था काम करेगी। सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती, मांग और पूर्ति काम करेगी। कैसे? मान लीजिए आपको रुपया है आपके पास और आप डॉलर लाने जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि डॉलर कितने हैं मार्केट में। यदि डॉलर की सप्लाई बहुत है तो डॉलर सस्ता मिलेगा, और डॉलर यदि सप्लाई नहीं है तो डॉलर महंगा मिलेगा। जिस मांग की किसी भी का, भले रुपया है, भले डॉलर है, भले पौंड है, भले यूरो है, कोई है, भले फ्रैंक है, भले युआन है, भले येन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुद्रा है। मुद्रा की मार्केट में जितनी सप्लाई ज्यादा होगी, रेट उतनी ही कम होगी। क्लियर बात? जितनी निर्यात ज्यादा होगा, जितना ही मार्केट में उपलब्धता होगी, उतनी रेट कम हो जाएगी। जितनी उपलब्धता कम होगी, रेट उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसको मांग पूर्ति का सिद्धांत बोलते हैं। अर्थात आप यदि रुपया है आपके पास और रुपया आप देना चाहते हैं, तो बैंक क्या करेगी? उस बैंक जाएगी और सीधी सी बात है, जहां पर एक्सचेंज करने वाला सिस्टम है, जहां फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके अंदर जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाकर वो चेंज करवा देगी। यहां जाकर कहेगी भाई लो रुपया डॉलर में बदलिए, बदल जाएगा, है तो बदल जाएगा, नहीं है तो महंगा हो जाएगा। मान लीजिए इसकी पूर्ति जितनी ज्यादा होगी, इसकी पूर्ति जितनी ज्यादा होगी, इतनी उसकी रेट मूल्य गिरेगा, और जिसकी जितनी पूर्ति मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी, उतनी रेट बढ़ जाएगी। भाई क्लियर बात? मांग पूर्ति का सिद्धांत ये है ना, मांग जितनी ज्यादा होगी उतनी रेट बढ़ेगी, पूर्ति जितनी ज्यादा होगी उसकी रेट गिरेगी। क्लियर? सिस्टम यही चलता है। ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा तो माइनस चलेगा, और ये ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी तो ये प्लस चलेगा। ये माइनस प्लस सिस्टम है मार्केट का, ऐसे ही चलता है, हर जगह चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसको इन मांग पूर्ति के सिद्धांत पर सिस्टम आज ये चलता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलती है कब से? 1971 के बाद दुनिया में ये सिस्टम शुरू हो गया, परंतु आपको ऐसे 1969 के बाद ये काम एक्सडीआर वगैरह आ गया था। एसडीआर की बात मैं आगे कर रहा हूं आपको। तो विशेष आहरण अधिकार जिसको आप बोलते हैं, वो कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि एक प्रकार की इकाई है जो यूज करते हैं दुनिया के मार्केट के अंदर, अपन सब एक्सचेंज में यूज करते हैं, उसकी बात। और देखो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको बातों का, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये है कि आप अर्थशास्त्री भले ही नहीं है, मगर प्रैक्टिकल चीज तो सब जानते हैं। मैं अर्थशास्त्र का नहीं हूं, मगर कुछ चीजें तो मुझे पता ही है ना। हर चीज का तो ठीक है, मगर कुछ चीजें जैसे आपको मैंने कहा कि भारत के अंदर 1993 से लगाने के बाद में आज तक हमें चलते हैं, इस सिस्टम से चलते हैं। 1993 से लगाकर आज तक हम इस सिस्टम पर चलते हैं। हमारा यह तरीका है, इंडिया में ये चल रहा है, और दुनिया के अंदर तो देखो हम बैकी, हमने उदारीकरण की नीति है यहाँ अपनाई। अब यहां एक बहुत स्पेशल बात बता दूं, ये फ्लोटिंग सिस्टम भी विद्यार्थियों दो प्रकार से मार्केट के अंदर काम करता है। एक तो करता है फ्री फ्लोटिंग सिस्टम। फ्री का मतलब होता है पूरी तरीके से मुक्त है, फ्री फ्लॉट बोलते हैं। जैसे अमेरिका है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, इनके अंदर यह सिस्टम चलता है कि कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, नो इंटरफेयर, सरकार इंटरफेयर करती ही नहीं है इसमें। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, जितना करना करिए और चलिए। दूसरा होता है इसके अंदर विद्यार्थियों मैनेज्ड, ये मैं जानबूझकर शब्द यूज कर रहा हूं इंडिया के हिसाब से, बाकी नहीं करता। मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब यह हुआ कि आरबीआई इस बात पर नजर रखती है कि ऐसा नहीं हो कि रुपए की पूर्ति ज्यादा हो जबरदस्त और उसकी वैल्यू जबरदस्त गिर जाए। भाई रुपया मार्केट में एकदम ऐसा तो नहीं हो कि रुपए की वैल्यू खराब हो जाए, खत्म हो जाए सब कुछ, ऐसी तो स्थिति नहीं आ जाए। शॉक
जो रुपए की साख है वो बढ़ी रहे, और साख की गारंटी किसकी है? इस बात की है, प्रॉमिस आरबीआई ने किया। तो आरबीआई नजर रखती है रुपए पर, कहां पर? इस मार्केट में, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। यदि पूर्ति बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या करेगा? रुपया मार्केट से रुपया खींच लेगा, तरलता जो है वो मार्केट से क्या कर लेगी? खींच लेगा आरबीआई। और जब मार्केट में रुपया नहीं होगा तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। जब आपको पता है कि मांग ज्यादा हो जाएगी, जब तरलता कम आएगी मांग ज्यादा हो जाएगी, रेट प्लस हो जाएगी। यानी आपको बता दूं, इसका एक ये सिस्टम है। जनरली आप कहेंगे साहब यहां तो इंटरफेयर हो गया, यानी इस चीज जो है ये यहां भी इंटरफेयर है और यहां भी इंटरफेयर आप मैनेज में कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का हाइब्रिड सिस्टम है। इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है विद्यार्थियों, हाइब्रिड सिस्टम। यह हाइब्रिड सिस्टम होता है, मैनेज फ्लोटिंग चलती है जिसके अंदर, खासतौर से हमारे इंडिया में ये चलता है। इंडिया वगैरह, इंडिया ही नहीं, केवल आप ये मत सोचिए कि इंडिया है, इंडिया कनाडा जैसे देशों के अंदर यही सिस्टम चलता है, जिसके जापान है वगैरह है, यहाँ पर ये सिस्टम चलता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम चलता है। तो इंडिया प्रेजेंट टाइम में किस सिस्टम से काम कर रहा है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मगर कैसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? मैनेज्ड, है ना। जब रुपए पर नजर रखता है, यदि स्थिति ज्यादा ही खराब हो जाए तो प्रॉब्लम आती है, नहीं तो किसी प्रकार का सिस्टम है वो चलता रहता है। ऐसे आप देख रहे हैं ना, तो एक चीज आपने देखी होगी, ध्यान रखा है किसी ने तो नहीं रखा है तो नहीं, इंडिया ने 1992 तक तो ये चलाया, तो 1993 तक ये चला, तो 1992 से लगाकर 1993 तक इंडिया में क्या रहा, यह आपने इतना ध्यान नहीं रखा होगा, मगर जनरली वित्त वर्ष ऐसे चलते हैं तो आपने क्या ध्यान रखा होगा। या हमने एक सिस्टम रखा था मीडियम वे का, जिसको हम कहते हैं LERMS, LERMS। LEMRS का मतलब यह हुआ, हमने लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम रखा। यानी हमने उदारीकृत एक्सचेंज रेट को रखा, जिसमें हमने ये रखा भी जो एक्सचेंज होगा उसमें हम ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर को जो काम करेगी, ऐसा सिस्टम, उसमें 40% हम रुपए की रेट इस हिसाब से करेंगे और 60% हम मार्केट रेट के इस हिसाब से करेंगे, और इस प्रकार से हम बीच का सिस्टम रखेंगे। यानी सरकार ने कंट्रोल अपना बनाए रखा था, 1992-93 में व्यवस्था बनाए रखी थी, कुछ कंट्रोल रखा था। फिर जब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आने लगी, जो वॉशिंगटन सर्वसम्मति थी, जिसको आप संरचनात्मक समायोजन कहते हैं, वॉशिंगटन सर्वसम्मति को, है ना, 1980 के बाद जो दुनिया के अंदर देखने को मिला, उसके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत आ रही थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि लोग भाई रुपए को आप मैनेज वैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट 40% तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस पर। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने एक साल बाद ही ये खत्म करके 1993 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को भारत में स्वीकार कर लिया गया। इसको कहते हैं अस्थिर विनिमय प्रणाली, है ना, अस्थिर विनिमय प्रणाली। आप ये कह, या इसको फ्लोटिंग एक अर्थशास्त्र का शब्द है, इसका मतलब तैरती हुई। तैरती हुई का मतलब जैसी मांग पूर्ति होगी उसी प्रकार से सिस्टम चलता रहेगा, है ना। ऐसी व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया था, और ये आज भी अपने देश में ये चल रहा है और दुनिया में भी ये चल रहा है। क्लियर बात है, कई देशों में एकदम फ्री है तो कई देशों में थोड़ा सा मैनेज रखा गया है। वो बात अपन जब, आपको पता है, आगे अपन जब कहीं आएगी और बातें तो करेंगे मार्केट की, नहीं तो जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था IMF। अब IMF क्यों आया अस्तित्व में? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत आया, मौद्रिक नीति को लेकर खास तौर से काम कर रहा है, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने को लेकर खास तौर से काम करने वाला एक संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है दुनिया के अंदर। आपको पता है हर जगह इसका अपना रोल है, और आज ये बहुत नव उदारवाद की तरफ बढ़ गया है। तो ये क्या है, इसकी बात थोड़ी सी अपन जनरली करें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुत सिंपल बात है, मैं कह रहा हूं अंतर, सही तो ऐसे ही लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, मैं वो क्या है कि वो तो सब जगह लिखते हैं इसलिए लिख देता हूं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड सिस्टम की देन है 1944, क्लियर है, 22 जुलाई
इसमें कोई शक भी नहीं है। स्टार्ट में तो ये सिस्टम जो स्टेब्लिश हुआ ये स्नेहित एक तरह से उदारवाद का तरीका था, यानी वेलफेयर स्टेट के साथ फ्री मार्केट संप्रभु राज्य की मान्यता दी गई और अंतः सरकारी संगठन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी सरकारें इसके अंदर होती है। इसकी जो स्थापना ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत की गई, इसमें एक चार्टर है, एक्सेप्ट किया गया, इसका अपना एक चार्टर है, मैं बता दूं, इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये समझ लीजिए आप, जैसे यूएनओ का चार्टर है वैसा इसका चार्टर है, जिसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट कब हुआ? 22 जुलाई 1944। इसमें स्टार्ट में कितने मेंबर थे स्वीकार करने वाले? 29 मेंबर। 21 देशों की स्वीकृति के साथ ये लागू होना था और दिसंबर तक जिन्होंने साइन किए, दिसंबर 44 तक जिन्होंने साइन किए, वो मूल सदस्य कहलाते हैं। इसके अंदर मैं आपको बड़ी थोड़ी सिंपल बात आपको कहना चाह रहा हूं। इसका काम क्या था? इसका काम यह था, मुद्रा कोष जब बनाया गया था तो मूल टारगेट था कि जो विनिमय स्थिरता है उसको सुनिश्चित करना है, यानी स्थिर विनिमय व्यवस्था जो बनाई गई उसको बनाए रखना है। मेरी बात सुनना, यही था ना स्थिर विनिमय व्यवस्था, है ना, जो डॉलर और गोल्ड के साथ में कंपेयर करके रखी गई थी, वो बनाए रखना। दूसरा ये था कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करना का काम इसे रखा गया था। कब तक? ये काम 1971 तक ही इसने किया। मुद्रा को स्थिर विनिमय दर प्रणाली को बनाए रखने का काम जो था वो मुद्रा कोष का 1971 तक गिरा। 1971 में तो इसे खत्म कर दिया गया, उसके बाद ये कार्य नहीं रहा। 1973 के बाद तो मैं बता दूं कि यानी जो ऑयल शॉक था, झटका था, उस झटके ने विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरों और संकटों के मतलब इतना गड़बड़ कर दिया कि सब कुछ जब एक तरह से दुनिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया अस्थिर व्यवस्था को, तो इसका काम ये हो गया कि भाई अब जो दुनिया में संकट है, खासतौर से ऑयल वगैरह को लेकर जो हो रहे हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाए, उनको किस प्रकार से सलाह दें, कैसे एक संरचनात्मक समायोजन की शर्त के आधार पर भुगतान संतुलन को बनाए रखें। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट काम है इसका। बैलेंस ऑफ पेमेंट, विनिमय के अंदर आज भी विनिमय तो करना ही पड़ता, पेमेंट को पैसा चाहिए आपको, डॉलर के बदले रुपए के बदले डॉलर चाहिए, लाओगे कहां से? तो लाने के लिए जो तरीका है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां इसने ये तरीका, ये बात यहां कही। अब इसके लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? 2-3 शर्तें। पहला तो ये अंतर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन। स्टार्ट में 29 मेंबर थे, आज आपको पता है 191 देश इसके मेंबर हैं। 191, 190 यूएनओ के मेंबर हैं और कोसोवो जो है वो यूएनओ का मेंबर नहीं होते हुए भी इसका सदस्य है। क्या कोई यूएनओ का मेंबर नहीं है वो इसका सदस्य बन सकता है? बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन सकता है, आराम से। ये यूएनओ की आईएमएफ एक विशेष एजेंसी है, ये यूएनओ की एजेंसी है। मगर कोई यूएनओ का मेंबर नहीं होते हुए भी इस एजेंसी का मेंबर बनना चाहता है तो विद्यार्थियों बन सकता है बोर्ड ऑफ गवर्नर की सहमति। बोर्ड ऑफ गवर्नर आईएमएफ की इंपॉर्टेंट संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, जो मूल काम वही करती है। निर्णय लेने वाली, निर्णय निर्माता, नीति निर्धारण करने वाली जो संस्था है आईएमएफ की, उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। क्या है ये अपन आगे बात करते हैं। तो विशेष एजेंसी है, मगर इस एजेंसी की एक खास बात है, इस एजेंसी का अपना एक अधिकार पत्र है, इसका अपना राइट है, इसका अपना अधिकार, अलग चार्टर है, अलग चार्टर है। ये अपने आप में स्वायत्त तरीके से शासी होती है, इसके ऊपर यूएनओ का कोई ज्यादा कंट्रोल जैसी बात नहीं है। तीसरी बात, इसके वित्तीय साधन अपने खुद के वित्तीय साधन है, इसको यूएनओ से लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात है।
इसका इंपॉर्टेंट जो काम करने वाली संस्था है, जो निर्णयकर्ता संस्था है, इसके अंदर जो निर्णय करने वाली संस्था है, उसको कहा जाता है विद्यार्थियों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर ये बोर्ड जितने भी सदस्य देश होते हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, वो एक सदस्य भेजते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर एक होगा और एक उसके और वैकल्पिक गवर्नर होगा, एक और एक होगा। हमारे देश के अंदर विद्यार्थियों जो भारत का वित्त मंत्री है, मैं आपको बहुत स्पेशल बात बता दूं, भारत का वित्त मंत्री आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पदेन सदस्य होता है, पदेन गवर्नर होता है। ये सब गवर्नर कहलाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मतलब ये सदस्य जितने भी हैं वो गवर्नर कहलाएंगे। और हमारा यहाँ गवर्नर कौन होता है इंडिया की ओर से? भारत का जो वित्त मंत्री है वो उसका होगा। ये क्लियर, एक अपने आप में इंडिया, हर एक देश अपने हिसाब से करे, मगर लगभग वित्त मंत्री सबके ऐसा होता है, वित्त मंत्री होता है। ठीक है, जो भी निर्णय लिया जाएगा, ये निर्णय लिए जाएंगे, ये निर्णय 85% के बहुमत से लिए जाते, बहुमत नहीं लिया जाता। और दूसरा, यहां पर आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि वोट देने का जो अधिकार होता है वो आर्थिक सापेक्षता के आधार पर होता है। यहां वोट होता है वो आर्थिक सापेक्ष होता है। आपके पास में आपकी व्यापार में स्थिति क्या है, आपकी जीडीपी क्या है, आपकी सप्लाई क्या है, इस हिसाब से आपका खुला मार्केट कितना है ना, सब ध्यान रखने के बाद में स्थिति तय की जाती है कि वहां पर कितना आपको कोटा मिलेगा। और जितना आपको कोटा होगा उसी हिसाब से आपको वोट होगा। बराबर मैं नहीं कह रहा हूं, लगभग बराबर होता है, जितना कोटा होता है उतना। जैसे इंडिया को आप देखेंगे तो 2.75 कोटा है और वोट परसेंटेज उसका जो है वो 2.63 है। तो इंडिया जो है, इंडिया का वोट का वेटेज है 2.63 और कोटा है 2.75। तो लगभग एक जैसा। तो अमेरिका का बराबर है, अमेरिका का 16.4 है और जबकि उसका मेरे ख्याल से कोटा जो है वो 17% के आसपास है वोट का वैल्यू। अब एक मैं आपको बताऊं, 85% के बहुमत से जब निर्णय लिया जाएगा तो अमेरिका अकेले का वोट जो है उसका लोड जो है, भार जो है वो भार होता है 16.4%। अब मुझे बताओ, बिना अमेरिका की सहमति से क्या आईएमएफ में कोई निर्णय लिया जा सकता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कोई निर्णय ले सकती है क्या आईएमएफ की ये बॉडी? नहीं ले सकती। इसलिए कहते हैं कि आईएमएफ वही है जो अमेरिका कहता है और कुछ भी नहीं है। आईएमएफ वही है जो अमेरिका कहता है, अमेरिका के बाहर आईएमएफ कुछ भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका का वहां पर वोट वेटेज जो है, वोट वेटेज, मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं देखिए, कोटा मैंने नहीं शब्द यूज किया, वोट वेटेज, वोट वेटेज जो है वो 16.4% है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो आप ध्यान रखते हैं। तो अब ये करता क्या है? अब इसका काम वो तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाना। जब तेल संकट आया तो इन्होंने नई पॉलिसी अपनाई जिसको न्यू लीडिंग प्रोग्राम बोलते हैं आईएमएफ का, जिसके तहत जो तेल से प्रभावित देश थे, जो तेल आयात कर रहे थे, जो देश तेल निर्यातक तो फायदे में थे, तेल आयात कर रहे थे, उनको आर्थिक सहायता दी गई, वित्तीय सहायता दी गई। वित्तीय सहायता देने का काम इसने किया। 1980 के बाद विद्यार्थियों आईएमएफ की स्थिति बहुत बिगड़ गई, बहुत मतलब विकासशील देशों से देखा जाने लगा कि भाई ये जो है ये क्या प्रॉब्लम, क्योंकि आईएमएफ ने ये किया 1980 के बाद में एक बहुत बड़ा वो ये किया कि संरचनात्मक समायोजन की शर्त लगा दी। संरचनात्मक समायोज्य का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब क्या है? संरचनात्मक समायोजन का मतलब जो पैसा जिसके लिए जो हम दे रहे हैं, जिसके बदले इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो जो पैसा है वो खर्च कहां होगा, इसके लिए शर्त लगा देते। यानी आपको एजुकेशन पर खर्च करना है, वो है, आप मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ये शर्त 1900, इसको कहते हैं वॉशिंगटन सर्वसम्मति। वॉशिंगटन में सभी देशों ने कोई सर्वसम्मति नहीं दी थी, मगर अमेरिका के वहां के अर्थशास्त्रियों ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसा करना पड़ेगा। और आईएमएफ ये सोचने लगा कि देखो, जब तक आप खुली बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को नहीं चलाओगे, जब तक नहीं स्वीकार करोगे, तब तक आप दीर्घकालीन आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए अल्पकालीन अस्थिरता आपको और असुरक्षा आपको जकड़ सकती है,
मगर उसके बावजूद भी खुली बाजार अर्थव्यवस्था आपको दीर्घकालीन आर्थिक सफलता का विश्वसनीय मार्ग है और उस पर हमें चलना चाहिए। अब भारत जैसे देश एफडीआई जैसे को मान लो भाई, एफडीआई की लड़ाई अभी तक चल रही है, आपको पता है। ये कह रहे हैं एफडीआई छूट दो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसको वाशिंगटन सर्वसम्मति कहते हैं, उसको स्वीकार करो आप। तो फिर तो स्थिति खराब होनी ही होनी है। और कोई विकासशील देश है, गरीब देश है, उसके लिए संभव नहीं। तो ये संस्था जो है इस शर्त के आधार पर ऋण देती है, हाँ, व्यापक सूचना देने का काम करती है, तकनीकी सहायता देने का काम करती है, आर्थिक स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए भी समीक्षा के लिए सरकार को सिफारिशें भी भेजती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपको पता है हमारे पेमेंट को लेकर खास तौर से जो प्रॉब्लम आई, 7-8 पे कमीशन बन रहा है, इसमें भी एक बात आई, तो उन्होंने भाई सीधा से कहा कि भारत में जो वेतनभोगी लोग हैं उनका पेमेंट लॉ है। तो कई हमारे कर्मचारी लोग हैं वो सोचने लगे कि 8 पे कमीशन का जो फिटमेंट फॉर्मूला होगा वो बढ़िया निकलेगा, अच्छा निकलेगा। दूसरी महामंदी 2008 के बाद, तो मैं आपको बता दूं खासतौर से 97 की जो एशियाई महामंदी थी, पूर्वी एशियाई जो महामंदी जबरदस्त तरीके से शिकार किया, और 2008 में जो आपको पता है महामंदी आई दुनिया के अंदर, हम तो बच गए, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे ऊपर कम प्रभाव पड़ा कि मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे पास था। और 2008 की महामंदी के बाद में विद्यार्थियों अब ये आलोचना होती है इस सिस्टम की, इस मुद्रा कोष की, कि अब हमें नया ब्रेटन वुड सिस्टम लाना चाहिए, मुद्रा कोष का दोबारा गठन करना चाहिए। और इसको लेकर बहुत सारी बातें जो है चल रही है, इसकी आलोचना भी होती है। जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज का एक मैंने रील डाली थी मैंने इस पर बात करते हुए कि वो क्या सोचते हैं, आलोचना करते हैं। सुसान स्ट्रेच जैसे लोग हैं जिन्होंने कैसीनो पूंजीवाद की बात कही, वो इसके आलोचक हैं आईएमएफ के। पॉल क्रुगसन इसके आलोचक हैं, जॉर्ज सोरेस इसके आलोचक हैं, जिसकी बातें अपन करेंगे। क्योंकि जरूर मैं मानता हूं कि जो इनके 2008 के बाद आलोचनाएं होने लगी, बहुत मैं बड़ी सिंपल बात कहना चाहता हूं, 2008 के बाद जब आलोचनाएं होने लगी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। ये सोचने लगे खुद की क्या करना चाहिए, तो एक अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके, जिसको हम लास्ट अमेंडमेंट मानते हैं, इस आर्टिकल में आज तक विद्यार्थियों 7 संशोधन हुए हैं, और 7वां संशोधन जो हुआ है वो 2010 में हुआ था, जो 2016 से प्रभावी हुआ। इसमें जो है विकासशील देशों को कुछ मामूली समायोजित किया गया, थोड़ा बहुत दिया गया टुकड़ा, बाकी कुछ ज्यादा बेनिफिट मिला नहीं। मगर ये अमेंडमेंट जो था, ये 7 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था 2010 में, जो विकासशील देशों के मामूली अधिकारों को कुछ मामूली तरीके से उसको कुछ राइट दिए गए, वो बात अलग है। तो अपने जो बात ध्यान रखना है, एक तो मुद्रा कोष क्या है, दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है, इसके अंदर 29 आर्टिकल है, 29 देशों ने साइन किए थे, 29 आर्टिकल है। अभी ये देश 121 हो गए। भारत की ओर से साइन करने वाले कौन थे, तो मैं बहुत अच्छे से कह चुका हूं। एग्रीमेंट इस पर भारत की ओर से साइन करने वाले व्यक्ति थे जॉन मथाई, जो बाद में आपको पता हो तो वित्त मंत्री बने भारत के, पहले वित्त मंत्री, आपको पता है सब। पहले तो क्या कहें, पहले तो नहीं कह सकते उस समय, मगर गणतंत्र के पहले ये वित्त मंत्री बने थे जॉन मथाई साहब। इसमें 29 आर्टिकल जो है, 29 आर्टिकल जो है, इसमें 7th टाइम अमेंडेड किया गया है, अमेंडमेंट हुए हैं। आपको मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं पॉलिटिकल के हिसाब से कुछ बातें बता देता हूं। जरूरी चीज कई बार समझते हैं कि जरूरी है तो बात बता देते हैं, ज्यादा कोई इसमें जरूरी नहीं। इसका जो आर्टिकल 1 है, कुछ आर्टिकल ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें है पर्पज, उद्देश्य। आईएमएफ का उद्देश्य क्या है, आईएमएफ क्यों बनाएगी। अब एक बहुत बड़ी, इसमें एक बात ध्यान रखना, जहां भी मौद्रिक सहयोग की बात आती है, मौद्रिक विनिमय की बात आती है, मौद्रिक संतुलन की बात आती है, मौद्रिक स्थिरता की बात आती है, भुगतान की बात आती है, देखो मेरी बात, मौद्रिक के साथ स्थिरता, सहयोग, व्यापार बढ़ाना, ये बात आती है, या भुगतान की बात आती है, कंप्लीटली आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है, वो आईएमएफ का काम है। ये मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं।
और जहां भी विद्यार्थियों पुनर्निर्माण और विकास की बात आती है वहां पर आपको IBRD कर देना है। आसान तरीका तो यही, और तो क्या मैं मतलब हर चीज याद नहीं रहेगी आपको, मगर आप कहेंगे सब आर्टिकल हमें कैसे याद रहेंगे, एक दो तो याद रखो, ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है कोई 29 को आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़ाना है, मगर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़े। आज का टाइम आ गया ऐसा, अब वो पूछने लग गए हैं, पहले नहीं पूछते थे मुझे पता, मगर आजकल ये सवाल पूछना वो ठीक समझते हैं, उनको लगता है कि ऐसे सवाल पूछो ताकि विद्यार्थी को लगे कि हाँ सवाल ऐसे नहीं ऐसा। तो एक तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग प्रदान करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, सहयोग करना और सहयोग के लिए प्रोत्साहन करना, यह काम है। दूसरा, व्यापार जो अंतरराष्ट्रीय है उसको संतुलन बनाए रखना। संतुलन का मतलब यह होता है कि सतत रूप से चलता रहे और एक तरह से व्यापार है उसका विस्तार होता रहे, इसका सतत चलना जरूरी और इसके साथ विस्तार होता रहे, बढ़ता रहे। ये नव उदारवादी सिस्टम पर काम करने लग गया आजकल, जो ये काम कर रहा है ना, वॉशिंगटन सर्वसम्मति के बाद, मैं आपसे बात कर रहा हूं वॉशिंगटन सर्वसम्मति की, थोड़ी सी बात ये कर ले तो व्यापार संतुलन का जो है वो चलता रहे और सतत विस्तार को बढ़ावा दिया जाए। विनिमय दर, विनिमय दर, स्थिरता, स्थिर नहीं लिखा मैंने, स्थिरता, स्थिरता बनाए रखने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई देश प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन गलत तरीके से करे तो IMF सीधा कहेगा दिस, ये क्या है भाई। आप एक बात तो समझते हैं, किसी देश की मुद्रा सस्ती होने से, कई बार मैं एक मार्केट में देखता हूं बच्चे बात करते हैं तो कहते रुपये की वैल्यू बहुत गिर गई साहब, भारत का विकास नहीं हो रहा है। रुपये की रेट गिरने से भारत के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये राजनीतिक फंडे हो सकते हैं। आपको पता है 1 रुपये के बदले जापान के 3 येन है, ये आपको जब 1 रुपया देंगे जापान की मुद्रा की रेट है 3 येन, तो हमारी रेट से कम वैल्यू है, जापान की मुद्रा की कम वैल्यू है, मगर आपको पता है कि वो मुद्रा जो हमारा IMF है उसके बास्केट में उसकी मुद्रा येन है। तो किसी मुद्रा की वैल्यू कम होने से ये मत समझना चाहिए कि वहां पर डेवलपमेंट नहीं, ये तो तरीके कई देशों को विकास के लिए जरूरी होता है। क्यों देश अपने आप, खुद भारत ने मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया, क्यों किया मुद्रा का अवमूल्यन? क्योंकि आपको डेवलपमेंट बढ़ाना है, आपको यदि मान लीजिए निर्यात बढ़ाना है, आयात को इधर आकर्षित करना है, कुछ तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे और अपनाने का तरीका यह है कि आप वैल्यू को कम करिए, अवमूल्यन करिए। यह ध्यान रखता है कि प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली जो है, भुगतान प्रणाली, भुगतान प्रणाली का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई रुपया चाहिए तो पहले तो डॉलर होता था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा ही है डॉलर। अब आपको पता है कि XDR जो मुद्रा नहीं है, XDR आपको बता दूं ये इकाई है, कोई मुद्रा नहीं है और नहीं इसका IMF पर कोई गारंटी है, मगर एक इकाई है जिसका यूज कर सकते हैं आप। सीधी सी बात है, जितना आपका IMF में अंशदान है उसी हिसाब से आपको SDR मिलता है और उस SDR का आप किसी भी मुद्रा के बदले यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक तरीका है, इकाई है, यूज करता है ताकि भुगतान जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो। और दूसरा, आपको डॉलर चाहिए, आप जाइए IMF में रुपया जमा कराइए या गोल्ड जो जमा कराइए, आप उसके बदले डॉलर ले लीजिए, किसी देश की मुद्रा ले लीजिए, किसी भी देश की, डॉलर की बात नहीं, पॉइंट ले लीजिए और कुछ ले लीजिए। जिस देश को आप निर्यात कर रहे हैं उस देश में वहां का पैसा आपको चाहिए तो वो वहां आपका चेंज हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भाई तुरंत आपको उसी मुद्रा में पेमेंट कैसे करोगे? अमेरिका का माल भारत आ रहा है तो अमेरिका का व्यापारी आपसे क्या डॉलर मांगेगा? आपके पास डॉलर नहीं है, डॉलर कहां से लाओ? रुपया जमा कराओ, यहां ले आओ डॉलर। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम कहते हैं। अब नहीं आता विनिमय जो है, वो विनिमय के लिए तो IMF का ये मूल काम है। इसलिए क्या करता है, इसलिए वो अल्पकालीन ऋण देता है। ये प्रॉब्लम कोई लंबी प्रॉब्लम थोड़ी होती है, ये प्रॉब्लम कुछ समय के लिए, छोटे से टाइम के लिए होती है।
एक समय के लिए प्रॉब्लम है, एक बार देख गया, लेन देन कहते हैं ना, लेन देन, शॉर्ट टर्म लोन देती, अल्पकालीन लोन देता। आईएमएफ दीर्घकालीन लोन नहीं देता, अल्पकालीन लोन देता है। देशों के बीच अस्थायी भुगतान असंतुलन है, उसको ठीक करता है। विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास बनाए रखना, विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता, वो विश्वास बना रहे, नहीं तो लोगों का भाई कैसे लें, मुझे बताओ, कल ऐसा है दिवालिया निकल जाता है जैसे बैंकों का, वैसे के वैसे यहां भी निकाल दो तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं। जनरली ये काम इसका है और ये काम करता है। ये जो आर्टिकल फर्स्ट है इसके अंदर क्लियर कट लिखा है, कोई भी सदस्यता बनना चाहता है इसकी। दूसरा इसका आर्टिकल है विद्यार्थियों सदस्यता, सब नहीं लिखाऊंगा। इसके दो प्रकार के सदस्य हैं, मूल सदस्य, मूल सदस्य वो हैं जो दिसंबर 1944 तक साइन कर दिए, और उसके बाद अदर सदस्य कोई हैं तो वो अदर सदस्य बन सकता है। हाँ, बनने के लिए शर्त है कि वो चार्टर में विश्वास करता हो, साइन करे कि चार्टर का मैं पालन करूंगा, और उसे खास बात यह है कि इसके साथ उसे अंशदान देना पड़ेगा, एक उसको सब्सक्रिप्शन जमा करवानी पड़ेगी वहां पर, तब आपको कोटा मिले। कोटा सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, कुछ आपको वहां जमा करवाना पड़ेगा, आर्थिक क्षमता के हिसाब से वो जमा कराना पड़ेगा। ये जो अंशदान होगा, ये जो कोटा आपको सब्सक्रिप्शन है, ये आपका आर्थिक क्षमता के हिसाब से होगा, सापेक्ष होगा, जितना आपका उसी हिसाब से आपको कोटा के हिसाब से आपको वोट राइट मिलेगा। क्लियर बात ये है, आर्थिक क्षमता पर कोटा, ये सेक्शन जो है ये सेक्शन 3 कहता है, या आपको कहे आर्टिकल 3 कहता है। दूसरा, इसमें सदस्य बढ़ने के लिए जरूरी है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर की स्वीकृति जरूरी है। मुख्य संस्था है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अनुमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैंने आपसे कहा 191 सदस्य प्लस 191 प्लस 191 प्लस वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी इसमें सदस्य के रूप में बैठती है, तो ये काम करेगी। और इसका आर्टिकल 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेरा ये मानना है सबसे इंपॉर्टेंट। विनिमय दर नीति, विनिमय दर नीति का जो काम है, मूल काम पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम था, स्थिरता बनाए रखने वाला जो काम था, ये काम ये कर रही थी, ये सेक्शन 4 कहता है, उसका आर्टिकल 4 कहता है। ये आईएमएफ बना हुआ कैसा है, ये थोड़ी सी बात को समझने की अपन कोशिश करते हैं। जनरली थोड़ा सा ध्यान रखिए, आईएमएफ कैसे बना हुआ है। तो आईएमएफ का सबसे बड़ा सिस्टम, बड़ा सिंपल तरीके से समझाएं, ये आर्टिकल 12 है, ऐसे आर्टिकल लिखने की शुरू कर दिए इसलिए लिख रहा हूं, बाकी कोई मतलब नहीं है। जिसका नाम है विद्यार्थियों संगठन या संरचना जिसको आप कहें, वो कैसी है, संगठन और प्रबंध जो है वो आर्टिकल। इसमें क्या है, इसका संगठन लिख देता हूं। सबसे ऊपर बॉडी है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक राज्य से एक गवर्नर प्लस एक वैकल्पिक गवर्नर, प्लस IBRD, वर्ल्ड बैंक, ये सब बैठकर बनता है, उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहते हैं। सभी देशों का एक एक है ना। एक वर्ष में इसकी एक बार बैठक होगी, एक वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है, जिसमें भारत का वित्त मंत्री, हमारे यहां पर जो गवर्नर है इंडिया की ओर से, वो इंडिया का मैंने आपसे कह दिया, याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, वो है वित्त मंत्री, और दूसरा हमारा जाता है गवर्नर आरबीआई का, वो उसको फर्क नहीं पड़ता, एक हमारे जाते हैं। जितने भी इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निर्णय होंगे वो निर्णय 85% वोट के हिसाब से होंगे, ये बात मैं आपसे क्लियर कह चुका, इसमें आपको ध्यान रखना है। इनकी सलाह देने के लिए एक समिति, इसकी सलाह के लिए 2 समितियां बनी हुई है, जिसको कमेटीज बोलते हैं। 2 कमेटी हैं जो सलाह का काम करती है। किसको सलाह देती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देती है। एक कमेटी का नाम है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मौद्रिक समिति, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मौद्रिक समिति। इसमें 24 मेंबर होते हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा ही चुने जाते हैं।
इनमें द्वारा ही चुने जाने वाले सदस्य होते हैं। इनमें से ही चुने जाते हैं जो इस समिति के अंदर काम करते हैं और सलाह देते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि कैसे काम करना चाहिए। ऐसे के ऐसे एक और कमेटी होती है जिसको बोलते हैं संयुक्त कमेटी, जॉइंट कमेटी। किसकी? IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, दोनों की संयुक्त कमेटी होती है जिसको कहते हैं डेवलपमेंट कमेटी, संयुक्त विकास समिति। इसका पूरा नाम है संयुक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक विकास समिति। विकासशील देशों में विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर सलाह देने के लिए काम करने वाली संस्था जो होती है, कमेटी जो होती है, उसको ये दूसरी कमेटी कहते हैं, जिसको विकास समिति कहते हैं। इतना बहुत है, मेरी ख्याल से कोई इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट संस्था होती है विद्यार्थियों, उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी बोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है। इसमें 24 सदस्य जो हैं, इसमें से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा ही इसका चुनाव होता है 24 का, सभी सदस्यों के। और इसमें एक खास बात होती है, इसमें 24 ये ग्रुप बने हुए हैं, हर एक देश के ग्रुप बने हुए हैं, 24 अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे भारत, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया, तो इंडिया का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया है प्लस बांग्लादेश है प्लस भूटान है और प्लस श्रीलंका है। कई लोग नेपाल लिख देते हैं गलती से, मुझे पता है बहुत सारे देश, ये 4 देशों का समूह है। ऐसे ऐसे कितने समूह बने हुए हैं? 24 कमेटी समूह बने हुए। इस समूह का एक निर्देशक होता है। ऐसे कितने निर्देशक होंगे? जैसे यहां पर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव 24, समझ में आ रही मेरी बात? तो एक निर्देशक होगा और वो निर्देशक जो है इस बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव में बैठेगा। वो मेंबर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा ही चुने जाएंगे। इन चारों से एक निर्देशक यहां बैठेगा और वो निर्देशक जो है इस बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव में काम करेगा। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि दैनिक कार्य को देखना। भाई IMF का जो काम है वो कार्यकारी बोर्ड ही काम करेगा, क्लियर बात है। वो भाई फंड वर्क का काम करना है, किसी मत निर्धारण करना है, किसी मामले के अंदर कोटा है, मत शक्ति का निर्धारण करना है, ये सब तय करने का काम कौन करेगा? मुख्य कार्यकारी, कार्यपालिका ये है, ये तो पार्लियामेंट है, कार्यपालिका ये है, काम तो ये करती है सब। हाँ, जितने भी काम करेगी उस पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सहमति होना जरूरी है। बिना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सहमति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल बात होती है। तो ऐसे समूह बने हुए हैं जिसमें इंडिया के समूह के अंदर ही है। प्रेजेंट टाइम में भारत की ओर से जो बैठते हैं उसका नाम है उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल जो हैं इसके अंदर निर्देशक है। 2 होते हैं, एक सदस्य फर्स्ट, एक सेकंड। फर्स्ट ये है और सेकंड विद्यार्थियों जो है वो SP गेदरा, SP गेदरा, गोदारा नहीं है, गेदारा नाम है, जो दूसरे मेंबर है इसके अंदर। ये चारों हमारी तरफ से आप क्लियर बात है, ये अपनी भेजते हैं। भारत का मूल्य मतलब इनका संयुक्त मूल्य में आप देखें तो लगभग ये 3.6 है और भारत का जो है वो हिस्सा है वो 2.75 है। तो क्लियर बात है, भारत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा दूसरे वाले देशों में तो ज्यादा रोल है नहीं। तो यहाँ एक खास बात है। दूसरा, इसका एक अध्यक्ष होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है विद्यार्थियों, जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो ही विद्यार्थियों IMF का प्रबंध निर्देशक भी होता है। वही होता है एक ही, जिसको आप ये कह सकते हैं, एक ही नाम लेते हैं, प्रबंध निर्देशक। प्रबंध निर्देशक का मतलब है जो IMF का हेड है, अध्यक्ष है, IMF का प्रबंध निर्देशक है, मुखिया है, IMF का मुखिया है, वो ये है प्रबंध निर्देशक। बाकी निर्देशक होते हैं, ये प्रबंध निर्देशक होता है। ये प्रबंध निर्देशक प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका का, देखो मत मूल्य के हिसाब से आ गया, अमेरिका कहेगा उसका आएगा। और जॉर्जिवा जो है, कोस्टारिका के जॉर्जिवा एक लेडी है, सुश्री क्रिस्टोलिना
जॉर्जिवा नाम है जिसका, बुल्गारिया की रहने वाली है, बुल्गारिया की रहने वाली, मगर अमेरिका के वोट के बिना बनेगी नहीं, ये काम करते हैं। ऐसे के ऐसे इनके और क्षेत्र बने हुए, जैसे एशियाई प्रशांत क्षेत्र, इसका एक निर्देशक है कृष्णा श्रीनिवास। तो ऐसे एक काम करने वाली एक बॉडी है जिसका एक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। एक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने पार्ट्स में? 24 बोर्ड ऑफ निर्देशक होते हैं, और इसका जो मुखिया होता है उसको प्रबंध निर्देशक कहते हैं। नाम याद रखना है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, जो बुल्गारिया की रहने वाली है, वो उसकी मुखिया बनेगी। इसमें जितने भी निर्णय आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जितने भी निर्णय होते हैं वो विद्यार्थियों बोर्ड सिस्टम से होते हैं। बोर्ड का कोटा और बोर्ड का अनुपात आप समझ गए हैं, लगभग एक जैसा होगा। जितना लगभग, जैसे भारत का कोटा है 2.75, जबकि भारत का वोट है वो है 2.63%, 8वां स्थान है भारत का। ऐसे अमेरिका को आप देखें 17.42 उसका कोटा है, वोट है वो है 16.49 है। चाइना का 6.8 है, जापान का 6.14 है। ऐसे उनका कोटा निर्धारित किया हुआ है, और हर एक देश का कोटा है, भले 0.001% है, मगर सब है। प्रत्येक देश का कोटा होता है, जिसको बोलते हैं कोटा सब्सक्रिप्शन। सेक्शन 3 में यह प्रावधान है, कोटा सब्सक्रिप्शन होता है। और कोटा सब्सक्रिप्शन केवल इसलिए आधार पर नहीं होता कि वो मेंबर है इसलिए उसको मिलना है, या उसका मूल आधार होता है उस देश की जीडीपी में कितना हिस्सा है, और जीडीपी का जितना रोल है उसका 50% वोट देखा जाता है। जीडीपी देखने के दो तरीके हैं, एक तो यह देखा जाता है बाजार आधारित विनिमय दर क्या है, उसका 60%, और पीपी का मतलब समझते हो ना, क्रय शक्ति जिसको बोलते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति जिसको बोलते हैं। क्रय शक्ति में और जीडीपी में फर्क होता है, बाजार में फर्क होता है। भाई $1 में पानी की बोतल कितनी आई? 2। अमेरिका, भारत के 20 रुपए में पानी की बोतल आ गई 2। तो पीपीपी मॉडल के हिसाब से $1 20 रुपए का ही हुआ। समझ में आ रही बात? ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है इसमें। दूसरा ये ध्यान रखा जाता है कि जीडीपी में खुलापन कितना है, कितना ओपन मार्केट ध्यान रखते हैं, 30% उसकी ध्यान रखा जाता है। दूसरा आर्थिक परिवर्तनीयता का ध्यान रखा जाता है, कितनी मतलब आप जल्दी से उसको चेंज कर रहे हैं, मार्केट सिस्टम के हिसाब से, ओपन मार्केट सिस्टम के हिसाब से बना रहे हैं। 15% इसका वैल्यू रखा जाता है। आपके पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार, मुद्रा भंडार में अंतरराष्ट्रीय में 3 बातें आती है। फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी के साथ एसडीआर आता है, विशेष आवरण अधिकार जो इकाई है वो आती है, और इसके साथ गोल्ड आता है। कितना है आपके पास अंतरराष्ट्रीय भंडार कितना है, उस हिसाब से आपका 15% तय होता है। और इस हिसाब से आपका 15, 30, 50, 15, 15, 30, 50 ज्यादा हो गया नहीं, तो 30 दूनी 60, ये 40% है इसमें, है ना। ये इसका थोड़ा अलग रखते हैं, तो ये ऐसे तय हो जाता है। और फिर उसको तय करने के बाद में ये तय करते हैं कि उस देश का आईएमएफ में कितना रोल होगा। भारत का जो देखते हैं, अभी थोड़ा भारत का बड़ा है, हो सकता है आने वाले टाइम में विकासशील देश और ज्यादा बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है और उसमें सुधार आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब सवाल ये है विद्यार्थियों कि साहब ये तो ठीक है, मगर कुछ चीजें हमें आपने बीच में छोड़ देते हैं। एक तो वॉशिंगटन सर्वसम्मति क्या है, आपने चलते चलते छोड़ दिया, और हम ये समझने में रह गए कि वॉशिंगटन सर्वसम्मति क्या है। दूसरा एसडीआर क्या है, ये आपने हमें बात बताई नहीं। दूसरा एक बात और है, आईएमएफ से रिलेटेड इंडिया का रोल जो है, और खासतौर से अभी एक रिपोर्ट जारी हुई इंडिया की, आउटलुक ने जो जारी की, कई रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, उसमें आउटलुक जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भारत की विकास दर को बहुत अच्छा माना, प्रशंसा की है। और जो जॉर्जिवा है वो भारत की खासी प्रशंसक लेडी है, कई बार भारत की प्रशंसा करती है चाइना के मुकाबले, तो हमें अच्छा लगता है, तो उसे भी समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वॉशिंगटन सर्वसम्मति क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़ी सिंपल चीज़ है, बहुत साधारण, मतलब जनरली ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई आप इतना डेप्थ में ध्यान रखें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। वॉशिंगटन के अंदर अमेरिका के वित्त मंत्रालय, आईएमएफ
वर्ल्ड बैंक के बीच में एक बैठक हुई और इस बैठक के पीछे का जो उद्देश्य, पीछे जो काम करने वाली जो इंस्टीट्यूट था उसका नाम था वॉशिंगटन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। ये वास्तव में वॉशिंगटन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की सर्वसम्मति थी। इस सशर्त समायोजन की जो बात रखी गई, यानी आपने ये कहा गया वर्ल्ड बैंक को, जो आप दूसरे देश को पैसा दे रहे हैं IMF को, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, खर्च कहाँ होगा और कैसे देंगे, इसमें कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए। और इसके लिए एक शब्द गढ़ा गया, विलियमसन करके था, जॉन विलियमसन। यह शब्द जो गढ़ा है यह है जॉन विलियमसन ने 1989 में यह शब्द गढ़ा था, ऐसे इसको कह दिया गया सर्वसम्मति। बाकी ये मूल बात थी 80 के दशक का, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात थी। वर्ल्ड बैंक बहुत बदनाम है, IMF इसके लिए बदनाम माना जाता है, हम देश मानते हैं, दूसरा कुछ नहीं मानते। इनका ये कहना था, ये जो चीज है इसने एक नई सोच रखी जिसको हम कहते हैं नव उदारवाद। नव उदारवाद का मतलब क्या है? नव उदारवाद का मतलब है व्यापक आर्थिक उदारीकरण होना चाहिए। व्यापक आर्थिक उदारीकरण, आप कहेंगे साहब हमें व्यापक आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या है? व्यापक आर्थिक उदारीकरण का मतलब यह है जो चीज अपने नव उदारवाद के अंदर स्वेच्छातंत्रवादियों की जो आइडियोलॉजी पढ़ी, जिसमें फ्री मार्केट सिस्टम, खुला छोड़ दीजिए, सब कुछ तय करेगा वो, बाजार तय करेगा, मर मिटने दो, जो मरेगा वो जाएगा, कोई जो मार्केट में फिट नहीं है वो नहीं रहेगा, क्लियर बात है। और मिनिमम गवर्नमेंट, इसके अंदर सरकार का जो रोल रहे वो मिनिमम गवर्नमेंट, कम से कम शासन। सबसे अच्छी सरकार वो है जो कम से कम शासन करती है। इस आइडियोलॉजी पर आधारित, इस आधार पर जो विनिमय होना चाहिए, इस आधार पर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। इन्होंने बढ़ावा किसको दिया? निजीकरण को दिया। भाई मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? निजीकरण पर वार। और निजीकरण जब होगा, पश्चिमी शैली का पूंजीवाद, अस्थिर विनिमय दर प्रणाली, वहां की जो करेंसी है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फ्लोटिंग जो चल रही है वो चलते रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मैनेज नहीं चलना चाहिए। कम से कम सरकारी उधारी हो। सब्सिडी, सरकार, सबसे बड़ी बात थी सब्सिडी, गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। GM कल्चर जिसको आप मानते हैं, कर सुधार किया जाना चाहिए, टैक्स जो है वो कम से कम लगे, सरकार को कम से कम टैक्स लेना चाहिए। FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाओ। अब आप सीधा यहां निवेश बढ़ाओगे दूसरे प्राइवेट कंपनी से, तो सीधी सी बात है देश तो ठीक होना ही, हमारा यहां के लोगों का क्या होगा, यहां के रोजगार का क्या होगा? भारत डरते डरते, आप तो छूट दे रखी है हमने, लगभग हर सेक्टर में छूट दे दी है हमने FDI की, मगर सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। संपत्ति अधिकारों, संपत्ति जो अधिकार है उसको कानूनी संरक्षण दो, गारंटी दो, सरकार दे ये गारंटी। इस प्रकार के कुछ चीजें, डील, PPP मॉडल, मिनिमम गवर्नमेंट, फ्री मार्केट सिस्टम, निजीकरण, सब्सिडी पर रोक, कर प्रणाली में सुधार, ये जो सिद्धांत थे, इस सिद्धांत, ये 10 सिद्धांत थे ऐसे वॉशिंगटन सर्वसम्मति में 10 सिद्धांत थे, जिसको बाद में IMF इसको लेकर काम करने लग गया। और आज IMF जो है इसको मार्केट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को लोन देता है, उसको लेकर लोगों पर खासतौर से उनको डायरेक्शन देता है कि आप ऐसा करिए। और सरकारें जो है, आप सोच रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन कोई मोदी गवर्नमेंट आई इसलिए हो रहा है, किसी की गवर्नमेंट आती तो होता है, क्योंकि आपको यहाँ रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्लियर बात है, आपको करना ही करना पड़ेगा। आपके पास है क्या तरीका, क्या दूसरा तरीका क्या है, आप नहीं कर सकते, तो आपको करना था। इसको वॉशिंगटन सर्वसम्मति कहते हैं। जनरली आपको थोड़ा सा ध्यान रहो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा। दूसरा एक शब्द था SDR। SDR
स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार इसको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। इसको संकेत में लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं, XDR लिखते हैं ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, SDR और XDR में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहला तो ये समझिए ये क्या है, ये केवल और केवल एक यूनिट है, ओनली यूनिट है, ये ना तो मुद्रा, ये मुद्रा नहीं है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, लोगों की गड़बड़ ये होती है कि ये इसको पेपर गोल्ड बोलते हैं, इसको कई बार ये शब्द बोलते हैं पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड का मतलब ये है, पहले जो गोल्ड के बदले आपको करेंसी चेंज होती, एक्सचेंज होती थी, अब इसके बदले हो जाएगी आपको, ये अपने आप में गोल्ड की तरह काम करेगी। कहने का मतलब ये पेपर गोल्ड है, पेपर गोल्ड नहीं है, पेपर गोल्ड। इसका कोई IMF का दावा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ना कोई मुद्रा है ना IMF पर कोई दावा है, ये कोई हक ऐसा नहीं है, ये कोई दावा भी नहीं है IMF पर, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये केवल एक प्रकार से आपके किसी देश के पास अंतरराष्ट्रीय आरक्षित जो संपत्ति है उसी हिसाब से उनके आधार पर एक विशेष आहरण अधिकार दिए गए, और ये IMF ने स्टार्ट किया 1969 में। क्यों किया आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, उस समय ये प्रॉब्लम आने लगी गोल्ड की खासतौर से। इसका मूल उद्देश्य था कि अमेरिकन डॉलर और गोल्ड की जो कमी है उसको दूर करने के लिए कोई, क्योंकि आपके पास दो ही विकल्प थे, एक तो डॉलर या अमेरिकी गोल्ड। तो उस समय आप क्या करें, ब्रेटन वुड्स के तहत आपको इसके आधार पर ही काम चलता था। अब उसकी कमी दुनिया में जब व्यापार को लेकर आने लगी तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला ढूंढा गया, इकाई यूनिट ढूंढी गई। ये काल्पनिक यूनिट है, ये कोई आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलती है, ESDR है ये, इसमें फिजिकली आपको कोई नोट की तरह नोट नहीं है कि आपको दिखे। ये इसका मूल उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों जो तरलता की समस्या है, और तरलता की समस्या दो ही थी, तरलता हमारे पास या तो गोल्ड था या फिर डॉलर था, इन दोनों की समस्या को कैसे खत्म किया जा सके, इसके लिए यह तय किया गया IMF द्वारा एक मौद्रिक लेखा इकाई का प्रयोग किया जिसको SDR बोलते हैं। ठीक है, कैसे तैयार किया, तो स्टार्ट में तो यह तय किया भाई कि गोल्ड को बेस बनाया गया, गोल्ड को यह बनाया कि भाई एक SDR जो होगा वो कुछ गोल्ड के बराबर होगा, और गोल्ड क्या होगा, गोल्ड होगा 0.8886 ग्राम। यदि कोई गोल्ड देता है तो वो एक SDR के बराबर होगा। ये स्टार्ट में तय किया गया, 1979 में गोल्ड बेस बनाया गया, क्यों गोल्ड बेस चल रहा था उस समय, डॉलर गोल्ड बेस था, तो डॉलर के विकल्प के रूप में इन्होंने ये एक नई तरलता की समस्या समाधान करने के लिए XDR लाए और कहा कि भाई 0.886 जो ग्राम गोल्ड है वो एक SDR के बराबर होगा, यानी आपको SDR इसके बराबर माना जाएगा। ये किया गया 1971 में, गोल्ड वाला तो सिस्टम खत्म हो गया, तो फिर इन्होंने चेंज किया 1973 के अंदर, ये 1969 में था, 1973 में 16 देशों की करेंसी को एक बास्केट बनाई गई और उस बास्केट के आधार पर विद्यार्थियों SDR का मूल्य आंकलित किया जाने लगा। फिर चेंज हुआ 1978 में 5 देशों की करेंसी को मिलाया गया, जिसमें एक फ्रांस था, एक ब्रिटेन था, एक यूरो था, यूरोपियन यूनियन था, एक डॉलर था, अमेरिका था, और एक येन जापान था। बाद में क्या हुआ कि फ्रांस बन गया यूरोपियन यूनियन का मेंबर, यानी फ्रांस की मुद्रा यूरो हो गई, फ्रैंक की जगह क्या हो गई, यूरो हो गई। जब उसकी मुद्रा यूरो हो गई तो पीछे रही 4, यानी 4 मुद्रा बास्केट के हिसाब से काम किया जाने लगा। 2016 तक 4 ही मुद्राएं थी। 2016 में जो मैंने आपसे कहा कि बाद में चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ जो है ना, 7वां अमेंडमेंट, उसके बाद में ये चेंज किया गया कि 5 मुद्राओं का चयन किया गया। एक तो डॉलर, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो, जापान की येन,
ब्रिटेन की पौंड और युआन। युआन किसकी है? चाइना की मुद्रा है युआन, जिसको रैन मिन भी बोलते हैं। इसको कई जगह ये भी लिखा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रैन मिन भी, ठीक है। ये 5 मुद्रा। एक बास्केट, इसको कहते हैं विद्यार्थियों SDR बास्केट। कब ये मुद्रा शामिल हुई? 2016। 2016 से पहले कितनी थी? 4, ठीक है। स्टार्ट में गोल्ड था, फिर कुछ 16 देशों की करेंसी को मिलाकर किया गया, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, अब 5। ये तय किया गया कि भाई हम बास्केट बनाते हैं, इन 5 मुद्राओं के अनुपात के हिसाब से SDR की वैल्यू तय होगी कि एक SDR का क्या वैल्यू होगा, इसके आधार पर उनका। और डेली ये सिस्टम फ्लोटिंग सिस्टम से चलेगा, ये दैनिक तय होगा। रोज आपने देखा डॉलर ऊपर नीचे होता है, तो जब डॉलर भी ऊपर नीचे होगा तो सीधी सी बात है SDR की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहेगी। हाँ, इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी? डॉलर सबसे ज्यादा है, क्लियर बात है, डॉलर सबसे ज्यादा है, 17.7 है उसका, डॉलर की अपनी वैल्यू है, हर एक की अपनी जितने परसेंटेज है उस हिसाब से उसको रखा गया। और आपको पता है जितना SDR की वैल्यू है उसी हिसाब से आगे क्या रखा गया? वोट की वैल्यू रखी गई। और 5 वर्ष बाद पुनर्मूल्यांकन करते हैं। भारत का भी इसमें हिस्सेदारी है 2.6, 2.64 कहते हैं आप, वो आपकी उसकी भारत की भी हिस्सेदारी, आप 2.75 सॉरी, वो उसकी भारत की अपनी हिस्सेदारी है। तो ये ऐसे चलता है SDR। ये बास्केट सिस्टम से तय होता है 5 मुद्राओं की वैल्यू, जिसमें डॉलर है, यूरो है, युआन यानी रेनमिनबी, येन और पाउंड, 5 करेंसियों के को मिलाकर, उसकी वैल्यू को मिलाकर, उस वैल्यू के आधार पर एक बास्केट में एक वैल्यू निर्धारित की जाती है कि ये क्या होगा, और वो वैल्यू जो है वो कहलाती है SDR। ये इकाई है, यूनिट है, ओनली यूनिट है, ये कोई मुद्रा नहीं है। आप ये सोचें कि साहब ये मुद्रा है, मुद्रा जैसी कोई बात ये नहीं है। ये काम चलता है और SDR के हिसाब से आप ये, इससे ये फायदा है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ रिजर्व भारत का है, तो भारत का अपना हिस्सा है, यहाँ भारत का हिस्सा है, तो भारत को भी पैसा चाहिए, आप यहां से ला सकते हैं, उसकी हिस्सेदारी है इंडिया की, उतना ले सकते हैं वहां से। ये लोन भी देता है, उस पर ब्याज भी लेता है, इसको SDR सिस्टम बोलते हैं, जो IMF का सिस्टम है, जो आपको बता दूं आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट का एक उसमें आर्टिकल हिस्सा है, उसके तहत है। ये IMF बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है। एक रिपोर्ट है विद्यार्थियों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो आर्थिक विकास विश्लेषण पर, खासतौर से क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विश्लेषण पर रिपोर्ट जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसको आउटलुक ही लिख दूं मैं, ठीक है ना, आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रिपोर्ट है। वर्ष में 2 बार ये जारी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट की एक खास बात बता दूं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट जारी हुई है 2025 की, इसमें भारत का ये अनुमान लगाया गया है कि 2025 में भारत की विकास दर जो रहेगी वो 6.2% रहेगी, यानी पूर्व से कम है। पूर्व में भारत की विकास दर 6.5% है, उससे भारत की विकास दर इस साल भी 6.2 रहेगी। वृद्धि दर में मामूली कमी आई है भारत की विकास दर में। ये रिपोर्ट पूरी दुनिया की जारी करती है, यानी भारत जो है, इसने इस बार 2025 की रिपोर्ट में ये बताया, भारत जो है वो तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके हिसाब से भारत जो है, IMF के हिसाब से भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर इंडिया। जापान हमारे बाद है, UK हमारे बाद है, फ्रांस हमारे बाद है, इटली हमारे बाद है, कनाडा हमारे बाद है, ब्राजील हमारे बाद है, ब्राजील इसमें है। और आपको बता दूं टॉप 10 जो कंट्रीज है, मैं आपको बड़ा, इसलिए इसको विकल्प कहते हैं IMF का, टॉप 10 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके अंदर 3 अर्थव्यवस्थाएं विद्यार्थियों ब्रिक्स की है। 3 अर्थव्यवस्थाएं, इंडिया चौथे नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर और ब्राजील 10वें नंबर पर।
कितनी महत्वपूर्ण, और इसमें क्लियर भविष्यवाणी है 2030 में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यानी भारत जर्मनी से ऊपर आ जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगी। हमारी जीडीपी जो है वो 4.39 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट आउटलुक रिपोर्ट इसकी मतलब आईएमएफ की बहुत सारी रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है जिसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहते हैं। ऐसे एक रिपोर्ट होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है अर्धवार्षिक रिपोर्ट होती है, अप्रैल और अक्टूबर के अंदर रिपोर्ट जारी होती है, जो देश में खासतौर से स्थिरता और उभरती हुई बाजार पर, खासतौर से मार्केट सिस्टम पर यह जारी होती है। एक होती है फिस्कल मॉनिटर सिस्टम, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट एक जारी होती है। राजकोषीय चुनौतियों को निपटाने को लेकर खासतौर से वित्तीय मामलों में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। एक होती है एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट जो हैं ये आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं, होती है। हर समय आप देखेंगे तो इसके आधार पर आपको भारत का आंकड़ा मिल जाएगा। हमें ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट्स वगैरह पर, मगर ये ध्यान रखना है कि आईएमएफ क्या है और आईएमएफ कैसे काम करती है, आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, कमिटीज क्या है, कैसे सलाह देते हैं, भारत में मेंबर कौन होता है, भारत की हिस्सेदारी कितनी है, एसडीआर क्या है, वॉशिंगटन सर्वसम्मति क्या है, समझ में आ रही बात। जनरल बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, और बड़ी सिंपल सी ये बात है। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको बहुत हार्ड तरीके से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बड़े आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। मैं बहुत आईएमएफ से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिए, और बाकी आप आराम से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हर बात को समझने की कोशिश कर लीजिए, बाकी ज़्यादा कोई रटा किसी को जाता नहीं है और रटने की कोशिश भी करनी नहीं चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।